नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और एक बार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाई एच.एल. सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल अपन जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर हल कर रहे थे, जिसके अपन ने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे। लगभग अपन ने 80 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे वाले क्वेश्चनों के बारे में अब चर्चा करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 81 नंबर क्या कहता है। तो दोस्तों, 81 नंबर में कहा गया है कि यदि एक 230 वोल्ट की डीसी श्रेणी मोटर को 230 वोल्ट की एसी सप्लाई, क्या कहना चाह रहा है कि अब डीसी के स्थान पे कौन सी सप्लाई दे रहा है, वो एसी सप्लाई दे रहा है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि हम डीसी के स्थान पे एसी सप्लाई देंगे तो टॉर्क तो पैदा होगा, लेकिन जो टॉर्क होगा वो कैसे नेचर का होगा, पल्सेटिंग नेचर का टॉर्क होगा। और यदि इस प्रकार के पल्सेटिंग नेचर का यदि टॉर्क हुआ तो हमारी मोटर चलेगी ज़रूर, लेकिन हमारा जो रोटर है वो कंपन करेगा। जब रोटर कंपन करेगा तो मेरे प्यारे दोस्त, जब इसमें कंपन आएंगे तो इसकी इफिशियंसी भी प्रभावित होगी और कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्क भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, उसका आंसर होगा कि यह निम्न दक्षता पे चलेगी तथा अधिक स्पार्क देगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर होगा मेरे दोस्तों डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कहना चाह रहा है कि डीसी मोटर में हिस्टैरिसीस हानि खालिस्तान कम से कम निर्भर करती है, कि किस पे सबसे कम निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी जो एडी करंट लॉस होते हैं वो बी की घात 1.6 एफ इंटू वी। कहने का मतलब क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी और आवर्ती और आयतन तीनों चीज़ों पे निर्भर करते हैं। तो यदि तुम इसमें ऑप्शन देखोगे तो देखो, चुंबकीय उत्क्रमण की आवर्ती तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, फ्लक्स घनत्व दे रखा है और लोहे के आयतन दे रखा है, लेकिन ऑप्शन डी इसमें मैच नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कि हवादार हवा के प्रवाह से, तो ये हिस्टैरिसीस हानि इस पर कोई निर्भर नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर भी मेरे प्यारे दोस्त डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में बोल रहा है कि डीसी मशीन की दक्षता वक्र की प्रकृति कैसी होती है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, दक्षता वक्र कुछ इस प्रकार से बनता है कि इस अक्ष पे, वाई अक्ष पे ले ली मैंने दक्षता और एक्स अक्ष पे ले लिया दोस्तों मैंने लोड। तो देखो, जैसे जैसे शुरू में नो लोड से पूर्ण लोड तक जाएगा तो दक्षता बढ़ेगी, लेकिन पूर्ण लोड से जैसे ही ओवरलोड होगा तो हमारी दक्षता क्या होती है, घटती है। तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो मोटर का जो ग्राफ है दक्षता वाला, पहले तो बढ़ता है और उसके बाद में घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी। तो आंसर क्या कहना चाह रहा है कि पहले तो क्या होता है, बढ़ता है और उसके बाद में घटता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में देखिए, 84 में दो समीकरण दे रखे हैं। यदि E1 बराबर ए साइन ओमेगा टी तथा E2 बराबर बी साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है तो क्या होगा। तो दोस्तों, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी अक्ष हो गई, ये मेरी अक्ष हो गई और यहाँ पर क्या दे रखा है, E1। क्योंकि कोण 0 दे रखा है तो मैंने E1 यहाँ पर मान लिया। अब बोल रहा है कि E2 में माइनस, तो माइनस होगा तो दोस्तों ये पीछे ही होगा कि नहीं होगा। यदि चिन्ह प्लस का होता तो ये होता आगे, और यदि चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इसका मतलब है पीछे। तो मतलब जो पीछे होता है उसे हम कहते हैं पश्चिगामी। तो इस जो डायग्राम मैंने बनाया उसको आप देख के बता सकते हो कि कौन आगे और कौन पीछे। तो हम कह सकते हैं कि E2 है वो E1 की तुलना में क्या है, पीछे है। तो देखो ऑप्शन में क्या कहना चाह रहा है, बी में देखो कि E2 है वो थीटा कोण से क्या है, पश्चिगामी है, किसकी तुलना में, E1 की तुलना में। तो क्वेश्चन नंबर जो 84 है दोस्तों, उस 84 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा बी, कि E2 पीछे है और E1 आगे है। कितने कोण का डिफरेंस है, थीटा का। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास में एसी विभव है, उसका औसत मान क्या दे रखा है, 28 अंडर रूट 2 बटे पाई।
तो पूछना चाह रहा है कि इसका वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो बात कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि औसत वोल्टेज। तो मुझे बताओ औसत वोल्टेज का सूत्र क्या होता है। औसत वोल्टेज का सूत्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों 2Vm/पाई। मतलब जो औसत वोल्टेज है वो किसके बराबर है, 2Vm/पाई के। और ये मान किसके बराबर है, 28√2/पाई के बराबर। तो पाई से पाई कट जाएगा और इससे ये काटेंगे तो 14 बार। तो मेरा जो अधिकतम वोल्टेज आएगा दोस्तों वो आएगा 14√2। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अधिकतम मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आरएमएस मान। तो मेरे प्यारे दोस्त आरएमएस मान क्या होता है, अधिकतम मान में √2 का भाग लगाना। तो अधिकतम मान है 14√2 और √2 का भाग लगाऊंगा तो √2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना, 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 14। भाई अगर दिक्कत है तो आपको क्या करना है कि जो हमारा सूत्र है ना 2Vm/पाई, तो ये औसत का सूत्र है और औसत मान दे रखा है 28√2/पाई। तो हम देखते हैं पाई से पाई कट रहा है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 14 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 14√2। ये 14√2 किसका मान आया, अधिकतम वोल्टेज का। अब पूछना चाह रहा है आरएमएस। तो मुझे बताओ आरएमएस निकालेंगे तो अधिकतम मान में कितने का भाग, √2 का। तो ये देखो अधिकतम मान कितना दे रखा है, 14√2 और इसमें √2 का भाग लगाऊंगा तो ये कटेगा और कितना बचेगा, 14। तो जो मेरा आरएमएस वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आएगा 14 वोल्ट। तो जो 85 है उसका आंसर कितना आया, 14 वोल्ट। चलो दोस्तों, जो अभी आज चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। और मेरे प्यारे दोस्त कि यदि आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86, कि एसी के एक चक्कर में प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होता है तो उसकी बारंबारता। कहने का मतलब आपको क्या दे रखा है, टाइम इंटरवल, मतलब कि टाइम पीरियड दे रखा है और वो दे रखा है मिली, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड। पूछना चाह रहा है इसकी बारंबारता मतलब आवर्ती क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप भली भांति जानते हैं कि आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है, आवर्ती होता है। तो 10⁻³ नीचे है तो ऊपर जाएगी तो किसकी, प्लस की। भाई आवर्ती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो 10⁻³ नीचे से ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10⁻³ का मतलब कितना हो गया, 1000। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है उसका आंसर क्या आएगा, डी, मतलब कि 1000 हट जाएगा। क्या आएगा, 1000 हर्ट्ज आंसर होगा किसका हमारा, कि 1 मिली सेकेंड टाइम पीरियड दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1000 हर्ट्ज निकल करके आ रही है। कैसे निकाला, कि आवर्तकाल का उल्टा आवर्ती होती है और आवर्ती का उल्टा आवर्तकाल। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 87 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहना चाह रहा है कि परिपथ में या तो केवल एक प्रेरक हो या केवल एक संधारित्र हो तो धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे कहने से ये कहना चाह रहा है कि या तो हमारा जो सर्किट है उसमें या तो केवल इंडक्टर ही है या फिर कैपेसिटर ही है। तो मान लेता हूँ कि ये मेरी लाइन हो गई। तो इंडक्टर होगा तो 90 डिग्री क्या होगा, पीछे, अर्थात कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये लाइन है। और यदि कैपेसिटर होगा तो 90 डिग्री क्या होगा, आगे। तो चाहे इंडक्टर हो चाहे प्रेरक हो, तो हमारी जो धारा है और वो वोल्टेज है, उन दोनों के बीच में जो कोण आएगा वो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो या तो केवल इंडक्टर की बोले या केवल प्रेरक की बोले तो धारा और वोल्टेज के बीच में जो कोण दिखेगा वो कितना डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री को दोस्तों क्या लिखते हो आप लोग, पाई/2, क्योंकि पाई का मान कोण में 180 और 180 में 2 का भाग लगाएंगे तो 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो जो 87 है
उसका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? उसका आंसर आ रहा है सी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ जी, आगे वाला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक बल्ब 200 वोल्ट की आपूर्ति और 100 वाट की शक्ति लेता है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, आपको इस क्वेश्चन का अपन हल करके दिखाते हैं कि P बराबर क्या होता है? V इंटू आई, और यदि मुझे I निकालना होगा तो P में किसका भाग लगाऊंगा? V का। सुनो मेरी बात को गौर से एक बार दोस्तों, कि शक्ति कितनी दे रखी है? 100 वाट, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 200। तो इसके अनुसार यदि भाग लगाओगे तो आंसर कितना आ रहा है? 0.5 एम्पियर। और शायद तुम किसी भी ऑप्शन को ट्राई करोगे तो ये आंसर नहीं मिल रहा, और इसको भैया जो हमारे जो कर्मचारी चयन आयोग है, RSMSSB है, उसने आंसर भी सही माना है। अब सुनो इसका लॉजिक क्या है, कि दोस्तों आप जान रहे हो कि जब बल्ब के तंतु से धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और जब तंतु का प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा के मान में थोड़ी सी कमी होगी। तो आप जान रहे हो कि आंसर 0.5 है, उससे थोड़ा सा क्या आएगा? कम ही आएगा। और 0.5 से थोड़ा सा कम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो ऑप्शन है सी। और इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यही है कि हम जानते हैं कि जब तंतु गर्म होता है तो गर्म होकर तंतु का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो तंतु होता है वो टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पर तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो जो धारा हमारी 0.5 एम्पियर ले रहा था उससे धारा थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 0.45। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा? आंसर आएगा सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ जी, आप देखते हैं इधर से क्वेश्चन नंबर 1 कम 90 89। 89 में क्या पूछना चाह रहा है कि मेरे पास में क्या दे रखे हैं? दो तरंग दे रखी हैं और उनके बीच का कोण पूछना चाह रहा है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन की डीलिंग मैंने अभी आपको बताई थी कि मान लो कि ये मेरी एक तरीके से लक्ष्मण रेखा है, मतलब ये तो हो गया रेफरेंस। ठीक है, एक तरीके से इसको मैं 0 डिग्री का कोण मानता हूँ, या अंग्रेजी की भाषा में इसे बोलते हैं रेफरेंस है ये। अब ये कह रहा है कि I1 में प्लस का π/3, तो ये कोण कितना हो गया? पाई का मान होता है भैया 180, 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 60। तो π/3 का मतलब कितना डिग्री हो गया दोस्तों? 60, सॉरी। तो ये कितना हो गया? हाँ जी सॉरी, एक मिनट। हाँ जी, दोबारा से बताता हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, ये थोड़ा सा हिल गया था। ठीक है, यहाँ देखो। हाँ जी, तो आप जानते हैं कि ये मेरी रेफरेंस लाइन है। तो I1 में देखो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह होने का मतलब I1 है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और I2 में चिन्ह माइनस का है तो ये नीचे की ओर आएगा। देखो दोस्तों, पाई का मतलब होता है 180, तो 3 का भाग मतलब π/3, π/3 का मतलब हो जाएगा कितना डिग्री? 60। तो I1 धारा तो 60 डिग्री क्या है? आगे है। और I2 देखो π/4, और π/4 मतलब 180 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 45। तो ये 45 डिग्री क्या है? पीछे है। तो बताओ I1 और I2 के बीच का कोण कितना दिखेगा? कि 60 और 45 कितना हो जाएगा? 105। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दोबारा देख लो कि एक में π/3 आगे है और माइनस वाला पीछे, तो 60 और 45 105। तो इस आंसर 89 का आंसर आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा, सॉरी, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है? 105 डिग्री। कितना आ रहा है? 105। चलो एक मिनट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अब आ गया अगले वाला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसमें सीधा पूछा है कि रूपक गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों रूपक गुणांक होता है औसत मान बटे प्रभावी मान, या प्रभावी मान बटे औसत मान। तो मेरे प्यारे दोस्त, कि जो हमारा रूपक गुणांक होता है वो होता है RMS मान बटे औसत मान। तो ठीक है, जो हमारे 90 नंबर है उसका आंसर हो जाएगा ए। चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में कहना चाह रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ द CRO। तो CRO का मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर आ जाएगा वो ए आएगा। हिंदी में बोले तो कैथोड किरण दोलित्रमापी, या अंग्रेजी में बोले तो कैथोड किरण ऑसिलोस्कोप। चलो
आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 92 92 में पूछना चाह रहा है कि एलईडी में करंट का मान क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो एलईडी की करंट वैल्यू होती है ये आदतन 3 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर के बीच होती है। कितने से कितने के बीच में होती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये होती है कि 3 मिली एम्पियर से 35 मिली एम्पियर के बीच। ये ध्यान रखना है, फिक्स डेटा क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी भी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में ये कहना चाह रहा है कि पी प्रकार तथा एन प्रकार के बीच संगम से बने निम्न में से क्या काम नहीं कर सकता। तो ये पूछना चाह रहा है कि पी एन संधि डायोड से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों पी एन संधि डायोड मतलब डायोड का उपयोग हम रेक्टिफायर के रूप में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों 93 का आंसर आएगा, वो आएगा ए की हमें पी एन संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 में कहना चाह रहा है कि जब एक सेमी कंडक्टर इज हीटेड इट्स कंडक्टिविटी, कहने का मतलब यह है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों गौर करना इस बात को कि जो हमारे सेमी कंडक्टर हैं और जो हमारे इंसुलेटर मतलब कि अर्धचालक और जो कुचालक होते हैं, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। कि जो ताप बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध घटता है, और जब प्रतिरोध घटता है तो इनकी जो चालकता है उस चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ताप के बढ़ने पर अर्धचालकों की जो चालकता है उसमें क्या होगी दोस्तों, वृद्धि। क्वेश्चन पूछता प्रतिरोध के संबंध में, तो प्रतिरोध के मान में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कमी। लेकिन पूछता चालक की, तो मेरे प्यारे दोस्त चालक में तो तापमान के बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। लेकिन क्वेश्चन चालक का नहीं अर्धचालक का पूछा है, तो अर्धचालक और कुचालक में ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने क्लासरूम में जो नोट्स पढ़ा है उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि कौन से गेट का उपयोग हम इन्वर्टर के लिए प्रतिलोमक के रूप में। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपको बताया भी था कि नॉट गेट में 0 देते हैं तो 1 आता है, 1 देते हैं तो 0 आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 95 में उसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गेट। ठीक है, डी। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 96, तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सी पद्धति में आधार 16 होता है। तो देखो 16 को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सुनो कि जिसका आधार 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी। जिसका आधार 10 होता है उसे बोलते हैं डेसिमल या दशमलव। जिसका आधार 8 होता है उसे कहते हैं ऑक्टल, और जिसका आधार 16 होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल। तो अब आपके पास में ऑक्टल का पूछ सकता है 8 आधार देके, 2 आधार देके पूछ सकता है बाइनरी का, और 10 आधार देके पूछ सकता है दशमलव का। तो चारों ऑप्शन में तो 16 वाले का आंसर क्या होगा, हेक्साडेसिमल। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हाँ जी, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97। तो क्वेश्चन नंबर 97 में कहना चाह रहा है कि द्विअंक पद्धति में 4 बिट के द्वारा अधिकतम दशमलव संख्या प्रदर्शित की जा सकती है, ये पूछना चाह रहा है। तो सुनो भाई, तो देखो 4 बिट्स में देखो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। तो देखो इसका मतलब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो अधिकतम 1 1 1 1 का मतलब क्या होता है, 15 होता है कि नहीं होता है। तो अधिकतम संख्या जो 4 बिट से दर्शाई जा सकती है वो कितनी दर्शाई जा सकती है, केवल 15 तक के अंक दर्शाए जा सकते हैं। क्योंकि 1 1 1 1 का मतलब होता है 15। कैसे, क्योंकि 2 की घात 1 का मतलब 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2, और 2 की घात 2 का मतलब 4, और 2 की घात 3 का मतलब कितना, 8। तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 97 है उसका आंसर क्या आएगा, सी 15। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 98 में कहना चाह रहा है कि एक निब्बल में कितनी बिट होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप शायद बहुत अच्छी ढंग से जानते हैं कि 4 बिट से किसका निर्माण होता है, एक निब्बल का।
और 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट। और 1024 बाइट से बनता है एक किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट से किसका निर्माण होता है, एक मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट से बनता है एक गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट से बनता है एक टेराबाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसका आंसर क्या आएगा कि 4 बिट मिलकर के एक निब्बल का निर्माण करते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 98 है उसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए, हाँ जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 को। 99 में कह रहा है कि एंड गेट का निर्गत मान 1 होता है, जबकि निवेश ए और बी दोनों क्या होने चाहिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब तक एंड गेट में, ये मेरा किसका निशान है, एंड गेट का, तो जब यहाँ पर दोनों 1 1 होंगे तो ही आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो जब एंड गेट के दोनों इनपुट 1 होंगे तो ही आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अन्यथा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, तो 99 का आंसर हो जाएगा बी। चलो, आज के सेशन के लिए यूँ समझ लो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि इन ए ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉस एट हाफ पावर लोड इज कंपेयर टू द फुल लोड एट फुल लोड विल बी। हिंदी में पढ़ देता हूँ कि एक परिणाम मित्र का अर्ध भार पर ताम्र हानि उसके पूर्ण भार पर ताम्र हानि की तुलना में क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम जानते हैं कि जो ताम्र हानि होती है वो एक्स स्क्वायर के समानुपाती होती है। एक्स क्या है, ये लोड, तो लोड आधा हो जाएगा तो आधे का वर्ग कितना होगा, 1/4। तो जब लोड आधा कर देंगे तो हानियाँ कितनी रह जाएंगी, 1/4। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, देखो मैं वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, इसका एक कारण है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है ना, इसको ना तो आप देखते हैं और एवरेज टाइम वही 4 मिनट 5 मिनट आता है, इसलिए मैं डेली 25 या 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा, लेकिन वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो तुम्हारी पिछली एग्जाम में आए हुए हैं। ये कनिष्ठ अनुदेशक का पेपर अपन हल कर रहे हैं, जैसे ही कल ये पेपर ख़त्म हो जाएगा फिर अगले वाला पेपर लेकर के आएंगे। यदि आप लोगों का इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा तो मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँगा, और यदि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो शायद मुझे इस वीडियो सीरीज़ को बीच में भी बंद करना पड़े। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इस वीडियो सीरीज़ को आगे चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो दो दोस्त नए हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे द्वारा जो बात दी गई है बच्चों को पसंद आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए तो इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू, बाय।